नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री योगी ने एक एक कर सभी से संवाद किया और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक विशेष रूप से मौजूद रहे। सम्मेलन में सरकारी और निजी स्वास्थ्य विशेषज्ञ, तकनीकी पेशवर और स्टार्टअप संस्थापक शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में स्मार्ट हेल्थ केयर समाधान और नवाचार को बढ़ावा देना बताया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि एआई से यूपी बनेगा हेल्थ इनोवेशन सेक्टर और सम्मेलन का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया, जहां उनके साथ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। और बता दें कि हेल्थ इनोवेशन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हेल्थ इनोवेशन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुद्धिमत्ता और नवाचार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने डिजिटल तकनीक के उपयोग से मरीज को बेहतर, तेज और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। और इसके साथ ही एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया गया। तेज और पारदर्शी सेवाएं सुनिश्चित से संबंधित उन सभी पक्षों को लेकर के आम जनमानस में भी और राज्य सरकारों में भी इसके प्रति एक जागरूकता पैदा हो। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ केयर से संबंधित इस कॉन्फ्रेंस को एआई इन हेल्थ केयर, उससे संबंधित हेल्थ केयर से संबंधित इस एआई कॉन्फ्रेंस को उत्तर प्रदेश यहां लीड कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विजन के लिए और उत्तर प्रदेश को इसके लिए चयन करने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, हमारे सामने तकनीक जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है, हम लोगों ने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत के अंदर इस बात को जमीनी धरातल पर मूर्त रूप लेते हुए देखा है। मुझे याद है, आज से 8 वर्ष पूर्व 2017 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी। उस समय हमारे सामने जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी पब्लिक की ओर से, वो शिकायत होती थी कि साहब हमें राशन नहीं मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा उंगली उड़ती थी। हर गांव में, हर जनपद में, हर एक स्तर पर, और हम भी असमंजस में रहते थे कि क्या होगा। हम लोगों ने उस समय एक घोषणा की थी कि हम लोग एक डिजिटल कार्ड जारी करेंगे और इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से फिर हम लोग प्रदेश के अंदर इस पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और
मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय जब हम लोगों ने 2017 में कार्य करना प्रारंभ किया था, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते थे कितना चोरी होता था, और वो शिकायत भी पब्लिक की ओर से जो थी वो बहुत जायज भी थी। 80,000 फेयर प्राइस शॉप यूपी के अंदर है, और मुख्यमंत्री बनने के पहले उस दुर्व्यवस्था को मैंने बहुत नजदीक से देखा था। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया था, और एक साथ हमने एक प्लानिंग के तहत 80,000 फेयर प्राइस शॉप पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें बरामद हुए थे, और 30 लाख राशन कार्ड उन गरीबों के थे जो वंचित थे, जो शिकायत करते थे। लेकिन उन 30 लाख के नाम पर राशन निकलता था, और वह राशन बाद में ब्लैक होता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करवाया। हम लोगों ने 80,000 दुकानों के लिए ईपॉस मशीन लगवाई। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से हम राज्य से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आज शिकायत जीरो है, जीरो शिकायत है। ये टेक्नोलॉजी कैसे चेंज ला सकती है व्यक्ति के जीवन में, शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए, और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने पिछले 11 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है। याद करिए, पहले शासन की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ जरूरतमंद नहीं ले पाता था। आप छोड़िए, औरों की बात छोड़िए, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांगजनों को जो पेंशन मिलती थी, ये 300 रुपये महीने मिलती थी, और 300 रुपये महीने भी उन लोगों तक 3 महीने या 6 महीने में जब पैसा आता था तो उसमें भी कट लिया जाता था, क्योंकि नगद भुगतान होता था या उसका चेक दिया जाता था। उस चेक काटने के लिए या नगद भुगतान करने के बदले में जो संबंधित बाबू हुआ करता था वह पैसा लेता था। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन ने, डीबीटी ने कैसे चेंज लाया है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम वर्तमान में 1 करोड़ 6 लाख ऐसे परिवारों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं, 12,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, और हर तीसरे महीने हम लोग यहां डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से उन सबके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। जनधन अकाउंट ने, डिजिटल ट्रांजैक्शन ने कैसे इसको सरल बनाया है। एक व्यक्ति उसका 100% लाभ, यानी 100% लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह भी एक उदाहरण है। यानी तकनीक आपके काम को आसान भी कर लेता है। आपकी वेलफेयर की स्कीम का लाभ भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाता है, और अंत पर बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास शासन के प्रति जब मजबूत होता है तो नए तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और वही हम लोग आज वर्तमान में जिस नए एआई इंपैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, ये उसी नए भारत की अगली कड़ी है कि जिसमें भारत अब दुनिया को लीड करने वाला है। उस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक चैलेंज है हम सबके सामने भी। आप दुनिया को देखेंगे, आबादी बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से आबादी बढ़ेगी तो स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में भी उस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होंगी।
और उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी जिस राज्य में निवास करती है, उस राज्य के बारे में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने नीति स्पष्ट है, उन नीतियों को लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है और उस साफ नियत के साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक संवेदनशील, समयबद्ध और जवाबदेह और तकनीक पर आधारित स्वास्थ्य मॉडल आज काफी हद तक हम देने में उत्तर प्रदेश के अंदर सफल हुए हैं। अभी जब हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे, ब्रजेश पाठक जी यहां पे कह रहे थे कि 17 के पहले क्या स्थिति थी और आज हम कहां पर हैं। और मेरा मानना है कि हर एक क्षेत्र में हमने कुछ किया है तो उसमें और भी कुछ अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। वे अपेक्षाएं, वे आकांक्षाएं जो प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ये उसी से जुड़ी हुई होती हैं। उसमें और अच्छा, और कुछ अच्छा करने, हमारे सामने चैलेंज था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, हम उस दिशा में आगे बढ़े। 2017 के पहले निजी और गवर्नमेंट के स्तर पर प्रदेश के अंदर कुल 40 मेडिकल कॉलेज संचालित हो पा रहे थे और आज हम लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाकर के 81 की है। 81 मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर चल रहे हैं, 2 एम्स यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं। जब 2020 में कोविड आया था, कोविड-19 के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 36 जनपद ऐसे थे जिनमें आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। आईसीयू नहीं होंगे तो मिनी आईसीयू भी नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से इससे आगे की स्थिति, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं थी, कलर डॉपलर की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं थे, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे और अन्य क्रिटिकल केयर के लिए भी कोई बेहतर व्यवस्था यूपी के अंदर, लखनऊ को छोड़ दें तो अन्य जनपदों में नहीं थी। कोविड से जुड़ी हुई समस्या के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, देखिए ये अभी जो कोविड आ रहा है, ये फर्स्ट वेव इसकी आ रही है, हमें इसके प्रति सतर्कता और बचाव का उपाय करना है। इसकी सेकंड वेव भी आएगी, याद करना आईसीयू की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन प्लांट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम तैयारी कर सकते तो हमें तैयारी करनी चाहिए तत्काल। भारत सरकार ने सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को खोला। परिणाम था कि हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए। हमने लखनऊ के अपने 3 जो महत्वपूर्ण हेल्थ केयर के सेंटर थे, एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल को इसके लिए तैयार किया कि ये लोग यहां पे हर जनपद से जुड़े हुए, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए उन जो भी वहां के चिकित्सक हैं उनको यहां पे ट्रेन करें, मास्टर ट्रेनर तैयार करें। जनपद के लिए तैयार हो जाएंगे वे लोग, जनपद की टीम को फिर से वहां पे ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी उस दौरान हम साथ साथ चलाते रहे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने उस समय वर्चुअल आईसीयू भी संचालित हो सकते हैं, लेकिन वह तब जब जिस क्षेत्र के लिए आप इसको जारी कर रहे हैं वहां पे कोई ट्रेन मैन पावर खड़ा हो, उसके साथ उस प्रकार की टीम हो जो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो। और वर्चुअल आईसीयू हम लोगों ने कोविड कालखंड में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित किए। आज हमारे पास ये सभी प्रकार की सुविधाएं हर जनपद में मौजूद हैं। डायलिसिस की सुविधा भी हर जनपद में मौजूद है, ब्लड बैंक भी हर जनपद में मौजूद है, कलर डॉपलर और अन्य हर प्रकार की वे सुविधाएं हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। और साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दिशा में टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था भी काफी दूर दराज के क्षेत्रों में, मेरा मानना है कि यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम और अच्छा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बेहतरीन।
और इसके साथ ही हम आपको दिखा रहे थे जहां लखनऊ में बता दें कि एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद रहे, जहां उन्होंने संबोधन दिया। इस दौरान उनके साथ ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। और यहां पे बता दें कि युवाओं के अंदर सामाजिक और देशभक्ति की जिम्मेदारी को लेकर जोर दिया गया। और इस दौरान यहां पे छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता दर्ज करवाई, बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया और अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि भी यहां पे मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी युवाओं का आज के इस युवा दिवस के अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति जानता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक भारत की सनातन संस्कृति को, उसकी आध्यात्मिक चेतना को और वैश्विक मंच पर अपनी बौद्धिक प्रतिभा से परिचित कराने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। यही कारण है कि उनकी जयंती के कार्यक्रम को पूरा देश युवा उत्सव के रूप में आयोजित करता है। स्वामी विवेकानंद जी की वह प्रेरणा जो प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वह एक शाश्वत प्रेरणा है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हम सभी का मार्गदर्शन भी करती है। एक ओर जहां हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती है। जीजाबाई मां साहिब ये छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके संस्कारों से पले बढ़े और जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना उस कालखंड में की थी, ऐसे राष्ट्र नायक को गढ़ने वाली, ऐसे राष्ट्र नायकों को आगे बढ़ाने वाली जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती पर मैं उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करता हूं। युवा साथियों, जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद उस भारत का प्रतिनिधित्व करते थे जो भारत उस समय अपनी सुप्त चेतना के कारण आत्मबोध लगभग खो सा चुका था। गुलामी क्या होती है, यह दंश अगर देखना हो तो आत्मबोध खो चुका उस समय के उस भारत के बारे में हम जान सकते हैं कि जब मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता आकर के भारत को गुलाम बनाने में सफल हो गए। भारत चंद लोगों के द्वारा लूटा जा रहा था। यहां की सभ्यता, यहां की संस्कृति, यहां की परंपरा को अपमानित किया जा रहा था। उस कालखंड में सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए, भारत को भारतीयता के आत्मबोध से जागरूक करने के लिए जिस युवा सन्यासी ने उस कालखंड में एक महती भूमिका का निर्वहन किया था, वह नाम है स्वामी विवेकानंद का।
स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा के बारे में हम लोग अवलोकन करते हैं। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद की ये यात्रा एक साधक से एक युग परिवर्तक की यात्रा है। यानी अगर हमारे मन में बदलाव की इच्छा शक्ति हो, सत्संकल्प हो, तो हम उस बदलाव के वाहक बन सकते हैं। लीक से हट करके चलने की वह प्रेरणा हम सबको आगे बढ़ा सकती है। और उन्होंने अपने जीवन का मंत्र भी बनाया था, भारत के कठोपनिषद के उस मंत्र को, जिस मंत्र ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, यानी उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यानी हर भारतीय के लिए और खासतौर पर युवाओं के लिए यह मंत्र एक नई प्रेरणा बनी थी। उनका स्पष्ट संदेश था, लक्ष्य पर एकाग्रता, संकल्प पर दृढ़ता। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम घाट पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सुबह से ही संगम घाट पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आई हैं। स्नान के बाद भक्तों ने पूजा अर्चना, दान और हवन किए। हर हर गंगे और जय संगम के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्ति में होता हुआ नजर आया। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। साफ सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा होने की भी उम्मीद है। लखनऊ में निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार उन्हें निवेशक से अवैध वसूली के मामले में आरोपी बनाया गया। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है, जिसमें अभिषेक प्रकाश का नाम सामने आया है। सूत्रों के अनुसार इन्वेस्ट यूपी के तत्कालीन सीईओ रहे आईएएस अभिषेक पर आरोप है कि उन्होंने अवैध वसूली में मामले में उनकी शामिलता देखने को मिली है और इस मामले में एसआईटी ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा है और अनुमति के लिए नियुक्ति विभाग से संपर्क किया गया। इससे पहले इस मामले में निकांत जैन को जेल भेजा गया है और जांच में बता दें कि जैन ने भी अभिषेक प्रकाश का नाम स्वीकार किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया था और मामले की जांच जारी है और एसआईटी जल्द ही आगे की कार्रवाई की घोषणा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शाजापुर पहुंचे। यहां सांसद अरुण सागर के आवास पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के संगठन और उसकी राजनीति पर सवाल खड़े किए। पंकज चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी खुद यह नहीं पता है कि पीढ़े का मतलब क्या होता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सपा कभी पी का अर्थ बदल देती है तो कभी डी का और कभी ए का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलती है और सबके विकास की बात करती है। पंकज चौधरी ने सांसद अरुण सागर के आवास पर पहुंचे थे, जहां बीजेपी नेताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद रहे। ललितपुर से बड़ी खबर है, जहां अमरपुर हाईवे पर बस ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई है। हादसे में 6 से अधिक बस सवार घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस से ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ है। जिले के अमरपुर हाईवे पे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई और इस टक्कर में बता दें कि 6 से अधिक बस यात्री घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ललितपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमरपुर हाईवे पर बस ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 6 से अधिक बस सवार घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस से ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ है। जिले के अमरपुर हाईवे पे यह हादसा हुआ है।
फिरोजाबाद में मजदूर और मोहल्ले के एक शख्स के बीच मारपीट की घटना सामने आई। यह विवाद थाना उत्तर जैन नगर खेड़ा का अंतर्गत दर्ज किया गया है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो गया, जिसमें मारपीट का पूरा मामला स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग और पड़ोसी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिया और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।